व्याकरण का पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपने सबसे पहले पढ़ा भाषा। अब भाषा जो होती है वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम भाषा का प्रयोग कितने रूपों में करते हैं? 2 रूपों में करते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तब हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करने से हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं या जो आवाज निकलती है, उस आवाज को जब हम लिपि की मदद से दर्शाते हैं तब जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, ठीक है, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसकी टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यदि मैं यहां पर लिखूं कमल, तो सबसे पहले मैं कौन सी ध्वनि बोलूंगी? क। इसको जब हम अलग करेंगे तो देखिए क्या आएगा? क, म, ल, ये आएगा कमल, कमल। तो ये जो क है, ये क क्या है? छोटी ध्वनि है। ठीक है। वैसे ही हम जब एक चीज सीखते हैं, सबसे पहले जब हम लिखना सीखते हैं तो हमको सबसे पहला वर्ड कौन सा सिखाया जाता है? अ, अनार का। ठीक है। तो जब हमने देखा कि अ से अनार होता है, तो ये जो अ होता है ये सबसे पहला वर्ड हम सीखते हैं। ठीक। अब ये जो हम पहला वर्ड सीखते हैं अ से अनार, इसको क्या हम और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये जो है ये ऐसी ध्वनि है, भाषा की ऐसी ध्वनि है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। तो एक तरफ हम ये कह सकते हैं, दूसरी तरफ यदि हम ये कहें, आप अनार, अनार जो मैंने कहा, ये देखिए अनार, इस अनार को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या क्या आएगा? अ, धन, न, धन, आ, धन, र, ये है। ठीक। अब इसमें से देखिए 2-3 चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली चीज, अ जो है, अ और आ, अ आप जानते हैं अ से अनार होता है। पहले हम बात करेंगे शब्द की, तो शब्द को जब हम ऐसे अलग अलग करेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। अब आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि न में आ की मात्रा रखी है, तो मैडम ने यहाँ पे आ क्यों लिखा हुआ है? तो ये जो है आप जानते हैं अ और आ जो होते हैं, जब हम सबसे पहले लिखना चालू करते हैं और जब हम सबसे पहले सीखना चालू करते हैं, ये कहें तो हमको सबसे पहले स्वर सिखाए जाते हैं। स्वर ऐसे अक्षर होते हैं या ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी की सहायता से बोला जाता है। ठीक। और वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण की परिभाषा यदि हम लिखें सबसे पहले, तो वर्ण की क्या परिभाषा होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी
इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और यदि हम ध्यान दें, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले अनार का, आम का, ई का, ई का, उल्लू का, ऋषि का, ये सारी चीजें हम सबसे पहले सीखते हैं। हम सबसे पहले स्वर सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क कबूतर का, ख खरगोश का सीखते हैं, जो कि व्यंजन है। तो इसको ही यदि हम वर्ण के प्रकार के तरीके से देखें तो वर्ण जो हो गए दो प्रकार के हो गए। तो सबसे पहले हमने देखा वर्ण की परिभाषा, जो कि सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम वर्ण कहते हैं, ध्वनि और इकाई एक ही है, ठीक। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम आते हैं वर्ण के प्रकार में। वर्ण के प्रकार, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब सबसे पहले सीखते हैं तो हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले स्वर सीखते हैं। और स्वरों के लिए मैंने क्या चीज बताई आपको कि स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। अब तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला हम जानते हैं स्वर और दूसरा व्यंजन। व्यंजन में मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन जो होते हैं क ख ग घ को हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों के साथ एक चीज और होती है कि व्यंजन जो होते हैं उनको बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण के दो प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर जो होते हैं आपके, मैंने आपको बताया स्वर हम पढ़ते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि का, ए, एड़ी का, ऐनक का, गलती हो गई इससे, यहाँ पे आएगा ओ, उल्लू का, ओ, ऊन का, फिर उसके बाद यहाँ आएगा ए, एड़ी का, ऐनक का, ओ, ओके का और औरत का, ठीक है। ये आएगा आपका स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अलग वो कर लेते हैं। तो व्यंजन में मैंने आपको बताया क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, य, ठीक है। ये पढ़ते हैं आप सब, आप सभी को पता है ये सब। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट, थ, ड, ढ, सॉरी ढ, ण, ठीक है। फिर रहेगा
त, थ, द, ध, न। ठीक, इसके बाद हम आते हैं त, थ, द, ध, न। फिर हम आते हैं प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। इसके बाद हम आते हैं य, र, ल, व। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं श। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं श। श शक्कर का, फिर श षटकोण का, स सांप का। ठीक है, फिर ह से हाथी। तो ये हमारे होते हैं स्वर और ये हमारे होते हैं व्यंजन। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में जब हम देखें इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी संख्या हुई इनकी? 11 स्वर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कितना हो गया टोटल? 33। 33 व्यंजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? कितने वर्ण हो गए? 44 वर्ण। ठीक है, अब यदि हम देखें स्वर में, आप सभी को यह जिज्ञासा होगी कि स्वर के बाद जब अ है, अब ये अ दिया है, अ के बाद में क्या आता है? अंगूर का और आहा आता है। आता है ना ये? तो हमने इसको क्यों ले लिया स्वर में? क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो अ से से अंगूर है, इसमें हम सिर्फ इस बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा आहा, आहा में भी नीचे पीछे की ओर दी गई बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और इसे कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जो कि होता है ऐसे। ठीक, इसे हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं हम? अनुनासिक या चंद्रबिंदु। ठीक है, अब यदि हम देखें तो अनुस्वार जो होता है वो हमेशा ये जो पंचम अक्षर होते हैं, ये पंचम अक्षर होते हैं, इन पंचम अक्षरों को ही कई बार अनुस्वार के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज विसर्ग। विसर्ग जो है उसमें ये दो बिंदी लगाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा प्रातः में हम लगाते हैं, और जो विसर्ग का उच्चारण है वो लगभग जैसा होता है। ठीक है, तो प्रातः इनका विसर्ग का ज्यादातर या मुख्यतः प्रयोग हम कह सकते हैं संस्कृत के शब्दों में होता है, लेकिन फिर आपको ये जानना जरूरी है कि ये एक चिन्ह है, इसीलिए इसे ना ही स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में गिना जाता है। इन तीनों चिन्हों के अलग अलग नाम है। जो अनुस्वार है वो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जो विसर्ग है, विसर्ग जो है वो पैर के बगल में दाईं ओर लगाया जाता है, और जो अनुनासिक है,
अनुनासिक भी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ ही एक और बात भी आपको जाननी आवश्यक है। यदि हम इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों को एक साथ हम आयोगवाही कहते हैं। ठीक है, आयोग अम और आहा को हम आयोगवाही कहते हैं, क्योंकि ये न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। साथ ही साथ इनका स्थान जो होता है स्वर के बाद होता है और व्यंजन के पहले होता है। ठीक, उसके बाद आपने देखा ये व्यंजन, इन व्यंजनों में भी ये साधारण व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और चीज होती है वो है विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, या अतिरिक्त व्यंजन। अब विशिष्ट व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन क्या है? देखिए, ये जो है ये और ये, इन दोनों को लिया जाता है ये। ठीक है, ड डब्लू के नीचे बिंदी करिए और ढ ढक्कन के नीचे बिंदी करिए। ये जो है इन दोनों को भी व्यंजनों में लिया गया है, इसे अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों में मुख्य व्यंजन नहीं है, मुख्य व्यंजन ये है, ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? उसके बाद हम व्यंजनों में एक और प्रकार पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन। अब चूंकि नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, संयुक्त किसे कहते हैं? जुड़े हुए। ठीक है, यानी जुड़ने के लिए 2 लोग चाहिए तभी कोई जुड़ पाएगा। तो संयुक्त व्यंजन भी जो होते हैं वो 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं हमारे यहाँ। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन में भी हम देखें तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, य और श्र। ठीक, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ठीक, अब ये जो है मैंने बोला संयुक्त व्यंजन है, और मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। मगर ये तो एक एक ही लिखे गए हैं, तो कौन कौन से 2 व्यंजन हैं? तो देखिए इनमें कौन से 2 व्यंजन हैं? इनमें जो है आपके क और श। ठीक है, इसके नीचे यदि हम देखें तो त और र। इसके नीचे यदि हम आए तो ज और य। ठीक है, इसके नीचे यदि हम आए तो श और र। ठीक, तो ये जो है ये 4 संयुक्त व्यंजन ये 2-2 व्यंजनों के मेल से बने। इसके बारे में आप जानते हैं छ से क्षत्रिय, और क्या होता है? कक्षा में लगता है ये। ठीक है, और किस में लगता है ये? और किस में लगता है? कक्षा में लगता है, आपका क्षमा में लगता है। ठीक, आप त्र में यदि हम आए तो त्र से त्रिशूल होता है, नेत्र में त्र यूज करते हैं हम। ठीक है, आप यदि जानते हो तो
त्रिनेत्र भी कहते हैं शंकर भगवान को। शंकर भगवान के 3 नेत्र होते हैं ना, तो उसमें भी ये त्र लगा हुआ है। अब हम यदि ज्ञ से ज्ञानी में आए तो ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञापन, ज्ञापित, प्रज्ञा, ये सारी चीजें किसमें आती है? इसमें किनका प्रयोग हुआ है? यह शब्द का प्रयोग, यह अक्षर का प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद हमारे श्रम में, तो श्रम में श्रमिक, श्रम, आश्रय, ये सारे जगह पर कौन से वर्ण का प्रयोग किया गया है? श्र का प्रयोग किया गया है। तो उस प्रकार से हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है हमारी वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, अर्थात 44 वर्ण होते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा स्वरों में अम और आहा जो वर्ण होते हैं उन्हें आयोगवाह कहते हैं। इसमें अम को अनुस्वार कहा जाता है, आहा को विसर्ग कहा जाता है। इसके साथ ही एक और अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है जिसका चिन्ह होता है चंद्रबिंदु। ठीक है। उसके बाद यदि हम व्यंजन में आए तो व्यंजन क से ह तक 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा ढ़ और ढ इन दोनों के नीचे बिंदी लगाकर 2 अतिरिक्त व्यंजनों का योग किया गया है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, य और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन ये दोनों व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क और श के मेल से बनता है छ, त और र के मेल से बनता है त्र, ज और इया के मेल से बनता है ज्ञ और श और र के मेल से बनता है श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन। अब उसके बाद हम यदि आए तो जैसे मोतियों की माला बनती है वैसे ही स्वरों को व्यंजनों के साथ पिरोकर वर्णमाला बनाई जाती है। अब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर कैसे वर्णमाला बनाई जाती है, तो आप जानते हैं कि वर्णमाला नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वर्णों की माला। ठीक है, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों को कैसे क्रमबद्ध करते हैं हम, तो देखिए मैंने आपको बताया स्वर और मैंने आपको बताया व्यंजन। ठीक है, अब एक चीज आपको बताती हूँ, जो स्वर हैं उनको हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्वर का प्रयोग हम व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में करते हैं। जैसे कि जब मैंने शुरुआत की थी मैंने आपको बताया था अनार लिखा हुआ था मैंने, आपको याद है? अनार में मैंने लिखा था फिर मैंने लिखा था न, फिर मैंने लिखा था आ, फिर मैंने लिखा था र। याद है आपको? तो न के बाद मैंने आ लिखा हुआ था, तो आ क्या है? आ तो स्वर है और वो व्यंजन के साथ आया तो एक डंडी बस लगी हुई थी शब्द में, है ना? तो वैसे ही हर स्वर का अपना एक चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। ठीक है,
या तो आप ये कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक, तो मात्रा की परिभाषा क्या हो गई? व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने लिखी मात्रा की परिभाषा। व्यंजन के साथ लगने वाले विशेष चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब मात्रा की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब व्यंजन के साथ मात्रा के चिन्ह स्वर के चिन्ह कैसे लगते हैं और किसकी कौन सी मात्रा होती है ये हम देखते हैं। ठीक, तो स्वर आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। तो स्वर में सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्वर, ठीक, अब उसकी मात्रा हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, स्वर की मात्रा कौन सी होती है, फिर उसके बाद मात्रा से बनने वाले हम यहाँ पे शब्द लिखते हैं। ठीक, हम ये 3 रूपों में करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, स्वर जो है मान लीजिए अ है, सबसे पहला स्वर कौन सा है? अ का है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, मान लीजिए इसका प्रयोग हम क के साथ कर रहे हैं, तो क जो है ये व्यंजन हम ऐसे लिखते हैं, बस ये ऐसा है, सिर्फ सिंपल सा होगा। अ जो होता है वो सभी व्यंजनों के साथ में जुड़ा होता है। ठीक, मैंने सबसे पहले ही आपको जब व्यंजन की परिभाषा बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्योंकि व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं और व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो सभी व्यंजनों के साथ में अ जुड़ा होता है। ठीक है, बिना अ के यदि हम किसी वर्ण को किसी व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे से डंडी डालते हैं। ये डंडी क्या कहलाती है? ये डंडी हलंत कहलाती है। अब इसको हलंत क्यों कहते हैं और इसको ऐसे क्यों लगाते हैं? तो देखो, ये जो हल होता है आप सबने देखा होगा, हल ऐसे बनता है, हल ऐसे बनता है, यहाँ से किसान पकड़ता है उसको और ऐसे वो तेजी से लेके जाता है, तो यहाँ ऐसे मिट्टी निकलने लग जाती है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो नीचे का भाग है, ठीक है, हल का जो नीचे वाला भाग होता है जिससे जमीन को खोदा जाता है, वो हम ये लगाते हैं, ये डंडी, इस रूप में हम ये डंडी लगाते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या है? हलंत है, क्योंकि ये हल के रूप में लगा जाता है। समझ में आया आपको? इसको हलंत क्यों कहते हैं और ये डंडी ऐसे क्यों लगी जाती है? आप कई बच्चे होते हैं जो डंडी कई बार ना ऐसे लगा देते हैं, कोई ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं लगाना है आपको। आप देखिए इसको ऐसे तिरछे लगाना है, डंडी के पास लगाना है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे आप सभी। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये डंडी हमने क्यों लगाई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो अ के बाद आता है आ। का जो है मात्रा वो ऐसे डंडी के रूप में लगाई जाती है, शिरोरेखा और एक उसमें पाई बनाई जाती है, पैर बना होता है उसपे, तो ये ऐसे। अब इसको यदि हम क के साथ में करें तो क आ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? का। इसको आप यदि शब्द बनाए तो ये काला हो सकता है, तो ग में भी लगी हुई आपकी मात्रा। ठीक है, अब यदि हम ले छोटी ई की जो मात्रा है ये इधर व्यंजन के पहले रखते हैं। ठीक है, छोटी ई की जो मात्रा है व्यंजन के
बाएं हाथ की तरफ से लगाई जाए। ठीक है, अब इससे बनने वाले शब्द यदि हम क के साथ में ही इसको जोड़ें तो ये मात्रा तो ऐसे ही लगेगी और इससे जैसे आपने बनाया, ठीक है। इसके आगे वाला मानते हैं बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा आप देखते हैं, बड़ी की मात्रा सीधे हाथ की तरफ से लगाई जाती है। वही इसमें भी शिरोरेखा रहेगी और एक पाई रहेगी और ऊपर से मात्रा लगी होगी जो बड़ी। अब ये जो होगी ये कहाँ पे लगेगी, ऐसे लगेगी। ठीक है, ठीक। इसके अलावा यदि हम देखें और भी ऐसे जितने भी हैं स्वर तो हम देखते जाएंगे। इसके बाद आता है ऋ ऋषि का। ठीक है, अब ऋ ऋषि की मात्रा कैसे लगती है, तो ये जो पाई होती है ना उसके नीचे लगती है ऐसे ऋ ऋषि की मात्रा। समझ में आए, ये जो डंडी बनी हुई है ये डंडी जिस भी पढ़ने की होगी उसके नीचे ऋ की मात्रा लगती है। अब इधर जब हम देखें तो ये क, फिर इसमें ये यहाँ लगेगी ऋ की मात्रा और ये हो जाएगा जैसे ये कृपा। ठीक, अब उसके बाद वैसे यदि हम और नीचे आए तो उनसे उल्लू, ये छोटा ऊ कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे बनाते हैं छोटा ऊ। अब छोटा ऊ हमने बनाया क से तो ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आ रही है। कुल का मतलब ये होता है कुल, और दूसरे कुल का मतलब होता है कितना, टोटल कितना जमा हुआ, पूरा सारा जो हम कहते हैं कुल कितना हुआ, कुल कितना समय लगा वो। अब उसके बाद भी बड़ा हो, बड़ा हो आप सब जानते हैं ऐसे लगाते हैं हम। अब इसको यदि हम ऐसे लगाएं तो इसका भी एक मतलब होता है, इस का मतलब क्या होता है, किनारा।